नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने जो चैप्टर है वो है पर्यावरणीय रसायन यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि विश्व ने ज्ञान रहित चमक तथा विवेकहीन शक्ति प्राप्त कर ली है। हमारा विश्व नाभिकीय रूप से महादानव तथा नैतिक रूप से शिशु है, ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है कि पिछली कक्षाओं में आप पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और पर्यावरणीय अध्ययन परिवेश से हमारे सामाजिक, जैविक, आर्थिक, भौतिक तथा रासायनिक अंतर संबंध को दर्शाता है। इस एकक में हम पर्यावरण के रसायन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हम पर्यावरणीय रसायन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पर्यावरणीय रसायन परिवहन, अभिक्रियाओं, प्रभावों, तथ्यों आदि पर्यावरणीय रासायनिक स्पीशीज से संबंधित है। आइए पर्यावरणीय रसायन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें। तो सबसे पहला पहलू आपके सामने वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो अब हम समझेंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तनों जो पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं का परिणाम है। वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है वो क्या प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक क्या होता है? ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में लगभग 12 से 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है। अतः भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। तो आप एक बात कह सकते हैं कि भैया वायु हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। यदि वायु आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है तो वो उसमें जो प्रदूषक है यदि ज़्यादा होंगे तो हमारे शरीर के लिए अधिक खतरनाक होंगे। तो प्रदूषक को निम्नीकृत किया जा सकता है यानी कि कम किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सब्जियों के त्याज्य भाग प्राकृतिक विधियों एवं द्वारा निम्नीकृत एवं अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदूषक जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं, कई दशकों तक पर्यावरण में क्या होते हैं, अपरिवर्तित रूपों में बने रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरोएथेन जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं DDT। प्लास्टिक निर्मित अनेक पदार्थ, भारी धातुएं, अनेक रसायन तथा नाभिकीय अपशिष्ट आदि एक बार पर्यावरण में निर्गमित हो जाते हैं तो इन्हें पृथक करना कठिन होता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा देखिए ये प्रदूषक क्या होते हैं जो आपके प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते हैं तथा जीवित प्राणियों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं तथा वायु या जल, मनुष्य द्वारा अथवा मृदा में गाड़ने से अभिगमित होते हैं। तो ये थे आपके प्रदूषक। अब हम जानेंगे वायुमंडलीय प्रदूषण के बारे में। तो देखिए प्रदूषण कई प्रकार का होता है जिसमें से सबसे पहला प्रदूषण है वायुमंडलीय प्रदूषण। तो वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए की मोटाई हर ऊंचाई पर समान नहीं होती। इसमें वायु की विभिन्न संकेंद्रीय परत अथवा क्षेत्र होते हैं तथा प्रत्येक परत का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं को सौममंडल। देखिए ये प्रश्न जेईई मेन और नीट दोनों में आ चुका है कि वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं को सौममंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश नाम भी आपको याद करना होगा। समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके ऊपर समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल होता है। तो देखिए यहाँ से जो आपके जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है सौममंडल और 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर होता है समताप मंडल। ये जेईई मेन में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। देखिए अब ये प्रश्न है कि सौममंडल धूल कणों से युक्त क्षेत्र है जिसमें वायु, अधिक जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं। इस क्षेत्र में वायु के तीव्र प्रवाह एवं बादल का निर्माण होता है, जबकि समताप मंडल में डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन तथा सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए समताप मंडल में क्या होता है, सौममंडल में क्या होता है। यहाँ से भी जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। आगे आपको दे रखा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण में मुख्यतः सौममंडलीय तथा समताप मंडलीय प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आप जान सकते हैं सौममंडलीय और समताप मंडलीय प्रदूषण का अध्ययन आपके वायुमंडलीय प्रदूषण में किया जाता है। देखिए सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों के 99.5 99% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है तथा इसके प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है। अब सौममंडलीय प्रदूषण के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए वायुमंडलीय प्रदूषण के अंदर आता है यही सौममंडलीय प्रदूषण क्या होता है। देखिए वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस कणों के कारण सौममंडलीय प्रदूषण होता है। सौममंडल में निम्नलिखित मुख्यतः गैसीय तथा कणिकीय प्रदूषक उपस्थित होते हैं। पहला है कि गैसीय वायु प्रदूषक क्या है। देखिए सौममंडल के अंदर होते हैं सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक जो क्या होते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक होते हैं। उसके बाद देखेंगे आप कणिकीय प्रदूषक, ये धूल, धूम्र, कोहरा, फुहारा, स्प्रे, धुआं आदि है। तो गैसीय वायु प्रदूषक में आते हैं आप सबसे पहले देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड। देखिए सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, सल्फर कैसे प्राप्त होती है, ये देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन के, देखिए जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख स्पीसीज सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए प्रमुख स्पीसीज क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। यह एक गैस है तथा मनुष्य एवं जंतुओं के लिए क्या है, विषैली है। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों, देखिए इन रोगों को याद कर लीजिए, यहाँ से जेईई मेन और नीट दोनों में सवाल आ चुका है। जैसे अस्थमा, श्वसनीय सोच, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रोनोकाइटिस, एम्फाइसीमा आदि का कारण होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आंखों में जलन होती है जिससे आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंसू आने लगते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है जिससे ये पौधों से क्या होता है, शीघ्र गिर जाती हैं। तो यहाँ से जेईई मेन में आपके प्रश्न आ चुका है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, फूलों की जो कलियाँ होती हैं ना वो खड़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो शीघ्र गिर जाती हैं। आगे है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अनुत्प्रेरकीय यानी कि अनकैटेलाइसिस ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इसमें कैटेलाइज यानी कि कोई उत्प्रेरक मिला देंगे तो क्या हो जाता है, ये तीव्र हो जाती है। परंतु प्रदूषित वायु जिसमें कणिकीय द्रव्य होते हैं वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो जब आप इसमें कैटेलिस्ट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेरित हो जाएगी और इसका जो ऑक्सीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत सल्फर डाइऑक्साइड गैस में हो जाएगा। इस अभिक्रिया की प्रगति वायुमंडल में उपस्थित ओजोन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा बढ़ जाती है। तो वायुमंडल में क्या है, आपके ओजोन भी उपस्थित है जिससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या करा देती है, इसको बढ़ा देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देखिए वायु के प्रमुख अवयव नाइट्रोजन, देखिए डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन आप जानते हैं, डाई नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%। तो 99% तो ये दो ही पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए सामान्य ताप पर ये गैसें आपस में अभिक्रिया नहीं करती, ये बात तो सही है, परंतु उच्च उन्नतांश पर यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जब बिजली चमकती है यानी कि तड़ित होती है तब ये आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है NO2। NO2 ऑक्साइड पर NO3- आयन बनाती है जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तब डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की पर्याप्त मात्रा देती हैं। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे ये होता है कि आपके N2 + O2 ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, 1483 केल्विन पर। इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, यहाँ से आ चुकी है ट्वाइस ऑफ NO नाइट। तो ट्वाइस ऑफ NO ऑक्सीजन से शीघ्रतापूर्वक क्रिया कर NO2 देती है। देखिए ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड दे देगी। जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन से प्रतिक्रिया करती है तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ जाती है। देखिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड यदि ओजोन से रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन की दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तब देखिए अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस प्रकार से नुकसानदायक है आपको ये बताया जा रहा है कि यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम्र नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये एक प्रश्न जेईई मेन में आ चुका है कि जो लाल धूम्र होती है वो किसकी वजह से होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके लाल धूम्र होती है वो होती है किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी जो NO2 गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। देखिए और इसके अलावा आप देखेंगे आपकी NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। देखिए जो इसके नुकसान है, यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, तो इसको याद कर लीजिए। इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से प्रदूषण करते हैं इसको देखेंगे। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं, अर्थात इसके कारण कैंसर होता है। पौधों में ये काल प्रवणता, देखिए क्या होता है, देखिए काल प्रभावन ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों एवं टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से ये पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आते हैं आप कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। ये एक रंगहीन तथा गंधहीन है, इस बात को याद कर लीजिए। ये श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है। इसमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की सामर्थ्य होती है।
क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता है उसे कम कर देती है। ये कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाली धुएं से उत्पन्न होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अन्य स्रोत आ जाएंगे कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का पूर्ण दहन है। विश्व में पिछले कुछ वर्षों में यातायात के साधनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकतर वाहनों का उचित रखरखाव नहीं होता है अथवा प्रदूषक नियंत्रक उपकरण प्रयुक्त नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक गैसें निर्गमित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली है कि क्या करती है, यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुग्मित हो जाती है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जो क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक स्थायी संकुल है। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है तब रक्त में ऑक्सीजन लाने की जो ले जाने की क्षमता होती है वो काफ़ी जाती है। ऑक्सीजन की इस न्यूनता से सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्रिकीय आवेग में न्यूनता, देखिए ये जो इम्पैक्ट है वो आपको याद होनी चाहिए, यही जेई में नीट में आते हैं। क्षीणता, तंत्रिकीय आवेग में न्यूनता, हृदय वाहिका में तंत्र व्यवस्था आदि की विसंगतियां हो जाती हैं। यही कारण है कि लोगों को धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी जाती है। और गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा काल पूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात एवं बच्चों में विरूपता का कारण है। यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो जाती है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेईई में एक बार प्रश्न आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आपको बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से नुकसानदायक होती है। तो देखिए कि श्वसन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर आदि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमित होती है। तो ये तो इसके स्रोत हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल सौरमंडल में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल सौरमंडल में होती है। सामान्यतः वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है। ये डाटा भी याद कर लेना है आपको। जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निर्गमित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित पौधों द्वारा कम कर दी जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ये CO2 को अवशोषित करते हैं, जिससे वायुमंडल में CO2 की यथेष्ट मात्रा बनी रहती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनाए रखना आवश्यक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की काम में लेते हैं वो, तो हरे पौधों में क्या किया जाता है कि उनके लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। फलतः ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसीलिए संतुलित चक्र बना रहता है। जैसा आप जानते हैं, वनों के कटने तथा जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की यही बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा। अब हम पढ़ेंगे कि भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो आपको बोला गया है कि सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जिससे इसके ताप में वृद्धि होती है, शेष ऊष्मा वायुमंडल में पुनः विकृत हो जाती है। ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों तथा जलवाष्प द्वारा प्रग्रहित कर लिया जाता है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। यही भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है। तो आपको बताना है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं जो क्या करती हैं, जो कि सौर ऊर्जा को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का जो क्या है तापमान बढ़ जाता है और इसी से क्या होता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है। देखिए हम जानते हैं कि ठंडे स्थानों पर फूल, सब्जियां, फल आदि कांच आवरण क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं आप, हरित गृह कहते हैं, में विकसित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य भी हरित गृह में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी भी हरित गृह में रहते हैं। जो हमारा वायुमंडल है वो एक प्रकार का हरित गृह ही है। यद्यपि हम किसी कांच द्वारा आवृत नहीं रहते, तथापि वायु के कारण, जिसे वायुमंडल कहते हैं, शताब्दियों से पृथ्वी का ताप स्थिर रखे हुए हैं। परंतु आजकल धीमा परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। परंतु आजकल क्या है, इसमें धीमा परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार हरित गृह में कांच सूर्य की गर्मी को अंदर थामे रखता है, उसी प्रकार वायुमंडल सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के निकट अवशोषित कर लेता है तथा इसे गर्म बनाए रखता है। इसे प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान की रक्षा करके जीवन योग्य बनाता है। देखिए दृश्य प्रकाश हरित गृह में पारदर्शी कांच में से गुजरकर सूर्य के विकिरण मृदा तथा पौधों को गर्म रखते हैं।
गर्म मृदा तथा पौधे ऊष्मीय क्षेत्र के अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। देखिए अवरक्त इंपोर्टेंट है, चूंकि इस विकिरण के लिए कांच अपारदर्शक होता है अतः यह इन विकिरणों को आंशिक रूप से अवशोषित कर लेता है तथा शेष को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यह क्रियाविधि सौर ऊर्जा को हरित गृह में संग्रहित रखती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ऊष्मा को संग्रहित कर लेते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं, ऊष्मा विकिरणों के लिए ही नहीं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से अधिक हो जाती है तो प्राकृतिक हरित गृह का संतुलन बिगड़ जाता है और भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन, देखिए क्या होता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, विशिष्ट योगदान है। तो देखिए यहाँ से जेईई मेन में एक बार प्रश्न आ चुका है, आपसे पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त और कौन कौन सी अतिरिक्त अन्य गैसें हैं जो कि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए ये याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त अन्य हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं, मैथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जेईई मेन में यहाँ से प्रश्न आ चुका है 2 बार 3 बार। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त अन्य हरित गृह कौन कौन सी हैं, हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया, पचाया या फिर सड़ाया जाता है तो क्या होता है, तब मैथेन उत्पन्न होती है। तो मैथेन कहाँ से उत्पन्न होती है, ये उसका स्रोत हो गया दान के क्षेत्रों। देखिए ये मैथेन के स्रोत है दान के खेत, कोयले की खानों, दलदली क्षेत्रों तथा जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मैथेन उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य द्वारा निर्मित रसायन है जो वायु प्रशीतक आदि में काम आता है, यानी कि फ्रिज में काम आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आगे खंड 14.2.2 में आगे बताया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O वातावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन एवं उर्वरकों के अधिक प्रयोगों से इसकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि इसी प्रकार ताप वृद्धि का क्रम बना रहा तो ध्रुवों पर स्थित हिमनदों के पिघलने की दर क्या हो जाएगी, अधिक होगी, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप पृथ्वी के निचले स्थानों में जल भर जाएगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोगों कौन कौन से हैं, देखिए डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, निद्रा रोग आदि में वृद्धि होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या होती है, देखिए अम्ल वर्षा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की पीएच सामान्यतः 5.6 होती है। लेकिन जब वर्षा जल की पीएच 5.6 से नीचे गिर जाए ना तो वो उस प्रकार की वर्षा को कहेंगे आप अम्ल वर्षा। देखिए क्या होता है, आपके वायुमंडल में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जल से रिएक्शन करके कार्बनिक अम्ल बना लेती है और कार्बनिक अम्ल क्या टूट जाता है, H+ एक बस आयन आपको देता है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आ चुका है जेईई मेन में कि जब वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है कि अम्ल वर्षा कब कहलाती है, कोई वर्षा जब उसकी पीएच की जो रेंज है वो कितनी कम हो जाए। तो यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आया था कि जब वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इस प्रकार की जो बारिश होती है उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो ठोस रूप में अथवा जल रूप में, द्रव रूप में कुआसे से या फिर हिम की भांति निक्षेपित होते हैं। अब यहाँ पर बोल रखा है आपको कि पुनः विचार करें, भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कई बार जो आपके बोर्ड परीक्षा है उनमें भी कि भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चूंकि जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा वनों को काटने से वायुमंडल में हरित गृह गैसों में वृद्धि हो रही है, अतः इसके सुचारू, बुद्धिमत्ता एवं न्यायपूर्ण उपयोग के उपाय हमें तलाशने होंगे जो भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने में सहायक हों। इसका एक साधारण उपाय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग, साइकिल को प्रोत्साहन देना तथा जनसाधारण के यातायात साधनों को काम में लेना अथवा कारपूल का प्रयोग आदि हैं। अधिक पौधे लगाकर हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो देखिए नीचे जो चित्र दे रखा है वो ये बताता है कि अम्ल वर्षा किस प्रकार से होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा कैसे होती है, देखिए ये रहा कि क्या है, जो आपके वाहन चलते हैं, वाहनों के चलने से क्या होता है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो क्या करती है जलवाष्प और बादल बना लेती है, जिससे क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है आपके वातावरण में और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जो क्या होता है बरस जाता है अम्ल वर्षा के तौर पर। वनस्पति को क्षति होती है, अम्ल कोहरा भी होता है आपकी अम्ल वर्षा होती है, अम्लिम होती है, जिससे क्या होता है जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है और ताजमहल जैसी इमारतें अम्ल वर्षा की वजह से क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तो ये क्या है, अम्ल निक्षेपण का क्षेत्र है। देखिए क्या होना चाहिए और इसके अलावा किस प्रकार से आप कम कर सकते हैं। तो शुष्क पत्तियों, लकड़ी आदि को नहीं जलाना चाहिए। जनसाधारण के कार्यस्थलों पर क्या है, धूम्रपान करना गैर कानूनी है, चूंकि ये केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु आसपास खड़े अन्य व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक होता है।
अतः हमें इसे त्यागना चाहिए। अनेक व्यक्ति हरित गृह प्रभाव तथा भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में नहीं जानते, उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए। तो ये बात है कि आपको उनको इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए। अब अम्ल वर्षा क्या होता है, देखिए अम्ल वर्षा के क्या क्या नुकसान है। तो अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होती है जो वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है। जैसा पूर्व में बताया जा चुका है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला शक्ति संयंत्रों, भट्टियों तथा मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल जिसमें सल्फर तथा डाई नाइट्रोजन होते हैं, इसके दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। SO2 तथा NO2 ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणिकीय द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में और जल के साथ में, जिससे आपको मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है ऑक्सीजन और जल के साथ, तो आपको मिलता है नाइट्रिक अम्ल। और ये दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, आपकी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आया था कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसमें अमोनियम लवणों का निर्माण भी शामिल है, जो कि वायुमंडलीय धुंध एरोसोल के सूक्ष्म कण के रूप में दृश्यमान होते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवणों के एरोसोल कण के फलस्वरूप नम विक्षेपण बैट डिपोजिशन होता है तथा ठोस तथा द्रव भूमि सतहों द्वारा SO2 सीधे अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार शुष्क निक्षेपण ड्राई डिपोजिशन होता है। अम्ल वर्षा कृषि, पेड़ पौधों आदि के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है तथा यह मनुष्यों तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। जब यह सतही जल के साथ बहकर नदी एवं झीलों तक पहुंचती है तो अम्लीय परिस्थितियों तथा के पौधे एवं जंतुओं के जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा के कारण पाइपों का संसारण होता है, जिससे क्या होता है, आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं घुलकर पेयजल में क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। अम्ल वर्षा पत्थर एवं धातुओं से बनी संरचनाओं, भवनों आदि को नष्ट करती हैं। हमारे देश में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतें अम्ल वर्षा से दुष्प्रभावित हो रही हैं। तो ताजमहल की सुंदरता है वो भी आपके अम्ल वर्षा से क्या हो रही है, दुष्प्रभावित हो रही है। तो आपको आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है कि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र के जल के विभिन्न नमूने एकत्रित करके उनकी pH याद करें, परिणामों की चर्चा करके अपनी कक्षा में करें। आइए इस बात पर चर्चा करें कि अम्ल वर्षा को कैसे कम किया जा सकता है। तो अम्ल वर्षा को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम करके अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है। हमें यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए तथा शक्ति संयंत्रों को कम प्रयोग करना चाहिए। अपने जो साधन है उसकी जगह हमको सार्वजनिक परिवहन, जो कि सिटी बस वगैरह हैं, ट्रेन है और जो रोडवेज बस है, उनका उपयोग करना चाहिए तथा शक्ति संयंत्र एवं उद्योगों को कम सल्फर मात्रा वाला जीवाश्म ईंधन काम में लेना चाहिए। हमें कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग या कम सल्फर से युक्त कोयले को ईंधन के रूप में काम में लाना चाहिए। कार के उत्प्रेरकीय परिवर्तक उपयोग में लेने चाहिए ताकि ये वायुमंडल में उत्सर्जित धूम्र के प्रभाव को न्यूनतम कर सके। उत्प्रेरकीय परिवर्तन का प्रमुख अवयव सिरेमिक निर्मित मधुकोश होता है, जिस पर दुर्लभ धातुएं कौन कौन सी होती हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडमियम की परत चढ़ी होती है। निर्गमित गैस जिसमें बिना जला ईंधन CO तथा NOx होते हैं को जब 573 केल्विन पर उत्प्रेरकीय परिवर्तक में से गुजारा जाता है, तब ये इन्हें CO2 तथा नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। हम मृदा में चूर्णीय चूना पत्थर मिलाकर मृदा की अम्लता को कम कर सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति अम्ल वर्षा तथा इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में नहीं जानते। हमें उन्हें सूचनाएं देकर जागरूक कर सकते हैं तथा प्रकृति को बचा सकते हैं। अब आपको आगे बताएंगे कि ताजमहल एवं अम्ल वर्षा, मतलब कि ताजमहल किस प्रकार से आपकी अम्ल वर्षा की वजह से क्या हो रहा है, इसका नुकसान पहुंच रहा है। तो देखते हैं ताजमहल एवं अम्ल वर्षा के बारे में। तो क्या होता है कि जब आपकी अम्ल वर्षा होती है तो वो ताजमहल किसका बना है, संगमरमर का, और उससे रिएक्शन करके उसको नुकसान पहुंचाती है। देखिए आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर की वायु में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता उपस्थित है। क्यों उपस्थित है, क्योंकि आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। यह इस क्षेत्र के चारों ओर अधिक मात्रा में शक्ति संयंत्र की इंडस्ट्री एवं उद्योगों के कारण है। घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में न्यून गुणवत्ता वाला कोयला, केरोसिन तथा लकड़ी का उपयोग करने पर यह समस्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करती है। तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे कैल्शियम सल्फेट बनता है, साथ में जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तथा संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाले इस अद्भुत स्मारक को हानि पहुंचाती है। अम्ल वर्षा के कारण यह स्मारक धीरे धीरे क्षत हो रहा है तथा अपनी प्राकृतिक रंग एवं आभा खोता जा रहा है। इस स्मारक को नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने सन 1995 में एक कार्य योजना प्रारंभ करने की घोषणा की।
तो मथुरा तेल शोधन संयंत्र ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में ही उपयुक्त कदम उठा लिए। इस योजना के अंतर्गत ताज ट्रेपीजियम की वायु को स्वच्छ करना है। इस क्षेत्र में कौन कौन से नगर आते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा तथा भरतपुर। और नगर सम्मिलित हैं। इसके अनुसार क्या है कि ट्रेपीजियम स्थित 2000 से भी अधिक उद्योग ईंधन के रूप में क्या करेंगे? कोयला अथवा तेल के स्थान पर प्राकृतिक गैस अथवा एलपीजी का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए एक नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी सहायता से इस क्षेत्र में प्रतिदिन 5 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस लाई जाएगी। शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को इस बातों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे दैनिक जीवन में कोयले, केरोसिन तथा लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त ताज के आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात के साधनों को कम सल्फर से युक्त डीजल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कणिकीय प्रदूषक। कणिकीय प्रदूषक क्या होते हैं? देखिए कणिकीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस अथवा कण द्रव्य बूंद होते हैं। ये मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्रोधूलकण तथा उद्योगों की राख होते हैं। वायुमंडल में कणिकाएं जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल आदि सम्मिलित हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करती हैं। ये पौधों के रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। कणिकाओं को उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कि धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं, जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धूम्र, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल, धूम्र आदि। तो आप धूल में देखिए छोटे बारीक कण जिनका व्यास होता है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के ऊपर के होते हैं, जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने एवं आरोपण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, धुएं के गुब्बार आदि इस प्रकार के उत्सर्जन से कुछ क्या है? प्राकृतिक उदाहरण है। देखिए फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प की हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शाकनाशी एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा में गमन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। धूम्र साधारणतया वाष्पों के ऊर्ध्वपातन, नाशवन, क्वथन एवं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संघनन के कारण बनते हैं। प्राय कार्बनिक विलायक धातुएं एवं धात्विक ऑक्साइड धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। तो आपने जान लिया धूम्रकण किस प्रकार से बनते हैं। अब इसके बाद देखेंगे आप कि कणिकीय प्रदूषकों का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकारों पर निर्भर करता है। हवा में लाए जाने वाले कण जैसे धूल, धूम, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। 5 माइक्रोन से बड़े कणिकीय प्रदूषक नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं, जबकि लगभग 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। लेड युक्त पेट्रोल भारतीय शहरों में वायु आधारित लेड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। अधिकतर शहरों में लेड विहीन यानी कि शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करके इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित एवं परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ से एक बार आपके जो जेईई मेन है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आप पढ़ेंगे धूमकोरा। धूमकोरा क्या होता है? देखिए धूमकोरा क्या है, धूमकोरे के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉग, धूमकोरा या स्मॉग। धूमकोरा शब्द धूम एवं कोहरे से मिलकर बना है। विश्व के अनेक शहरों में प्रदूषण में इसका आम उदाहरण है। धूम कोहरे 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य धूमकोरा जो कि ठंडी एवं नम जलवायु में होता है। देखिए यहाँ से जेईई मेन में लगभग 5 से लेकर 10 बार क्वेश्चन आया है। देखिए सामान्य धूमकोरा और प्रकाश रासायनिक धूमकोरा, इसमें अंतर कौन कौन सी गैसें हैं, क्या क्या है, नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। सामान्य धूमकोरा जो ठंडी एवं नम जलवायु में होता है, धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। रासायनिक रूप से ये एक अपचायक मिश्रण है, अतः इसे अपचायक धूमकोरा कहते हैं। अब प्रकाश रासायनिक धूमकोरा क्या होता है उसको भी देखेंगे। देखिए प्रकाश रासायनिक धूमकोरा जो क्या होता है, उष्ण, शुष्क, साफ एवं धूपमयी जलवायु में होता है। स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाली नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरे को क्या कहा जाता है कि प्रकृति क्या होती है? रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। चूंकि इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मों की सांद्रता उच्च रहती है, तो इसे ऑक्सीकारक धूमकोहरा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश रासायनिक धूमकोहरे का निर्माण किस प्रकार होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, जब जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है तब पृथ्वी के वातावरण में कई प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इनमें से 2 प्रदूषक हाइड्रोकार्बन, अददित ईंधन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड हैं। जब इन प्रदूषकों का स्तर पर्याप्त ऊंचा हो जाता है तब सूर्य प्रकाश से इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसमें NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में परिवर्तित हो जाती है। ये NO2 सूर्य ऊर्जा ग्रहण कर पुनः
पुनः क्या होता है, देखिए सूर्य के प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड एवं मुक्त ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। NO2 गैस, देखिए सूर्य का प्रकाश इससे NO प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर होकर ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला जो देखिए ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना लेता है O3। उपयुक्त अभिक्रिया में निर्मित O3 यानी कि ओजोन शीघ्रता पूर्वक अभिक्रिया में फर्स्ट में विरचित होकर NO के साथ अभिक्रिया कर पुनः NO2 बनाती है। NO2 एक बुरी गैस है जिसकी उच्च स्तर धुंध का कारण हो सकता है। NO ऑक्सीजन के साथ ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी, NO2 बनाएगी और साथ में ऑक्सीजन गैस देगी। ओजोन एक जहरीली गैस है। NO2 एवं ओजोन दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं। इस कारण प्रदूषित वायु में उपस्थित अत्यधिक हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया करके कई रसायनों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए कौन कौन से बनाती है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन एवं परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन का निर्माण करते हैं। इनकी संरचना जेईई मेन में और नीट में कई बार पूछी जा चुकी है। मेथेन ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बना लेगी फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में पानी। और देखिए ये रही आपके, यह है एक्रोलीन की संरचना, ये एक्रोलीन, यह है आपकी परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN पेन। अब प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे के प्रभाव क्या क्या होते हैं आप ये देखेंगे। प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे के प्रभाव, प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे के सामान्य घटक होते हैं आपके ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एवं परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन है। प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं। इनकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरा रबड़ में दरार उत्पन्न कर सकता है एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ये धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों एवं रंगी हुई सतहों पेंटेड सरफेस का भी क्षय करता है। अब प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे को नियंत्रित या कम करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी तकनीकें हैं वो आप देखेंगे प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे को कम करने के लिए। तो देखिए प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरा किस प्रकार से होता है, देखिए ये रहा इसका चित्र। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं बाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं जिससे क्या होता है प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरा बनता है। और कब बनता है, ये देखिए खुली जलवायु में जब सूर्य निकलता रहता है तो उस टाइम पर क्या बनता है, प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरा बनता है। देखिए प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरा वहां घटित होता है जहां यातायात प्रदूषकों पर सूर्य का प्रकाश क्रिया करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। अब देखिए किस प्रकार से आप प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरे को रोक सकते हैं। रासायनिक धूम्रकोरे के क्या है, प्राथमिक पूर्वगामी जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन को नियंत्रित कर लें तो आप उसको रोक सकेंगे। तो द्वितीय पूर्वगामी जैसे ओजोन एवं परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पेन तथा प्रकाश रासायनिक धूम्रकोरा स्वतः ही कम हो जाएगा। सामान्यतः स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरित परिवर्तक उपयोग में लाए जाते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं। कुछ पौधों जैसे पाइनस जूनिपेरस, क्वेरेकस, पायरस तथा बिटिस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय कर सकते हैं, का रोपण इस संदर्भ में सहायक हो सकता है। समताप मंडलीय प्रदूषण अब हम पढ़ेंगे, ओजोन का विरचन एवं विघटन। तो आपसे यहाँ पर बोला गया है कि ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों जिनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 225 नैनोमीटर से हमें बचाती है। ये विकिरण त्वचा कैंसर, मेलानोमा का कारण बनते हैं अतः ओजोन कवच को बचाए रखना महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी विकिरणों की डाइऑक्सीजन अणु से प्रतिक्रिया को उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देते हैं। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ये ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाते हैं। देखिए ऑक्सीजन गैस यूवी ओपन, देखिए दो मुक्त ऑक्सीजन में इसको तोड़ देंगे और ये मुक्त ऑक्सीजन क्या करेगी, आपके वायुमंडल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन गैस बना लेगी। और ये रिएक्शन होती है क्या होती है, यूवी किरणों की उपस्थिति में होती है। ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होती है, स्थायी होती है एवं आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। इस प्रकार से ओजोन के निर्माण एवं विघटन में एक गतिकीय साम्य स्थापित हो जाता है। अभी हाल ही के वर्षों में समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन की सुरक्षा परत में अवक्षय की सूचना है। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs का उत्सर्जन है जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय, अज्वलनशील, विषहीन और फिर उसके अलावा कार्बनिक अणु हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। CFCs एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों तो क्या होता है, आपके जो CFCs होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, विकिरणों द्वारा क्या हो जाती है, विघटित होकर के क्लोरीन मुक्त मूलक को उत्सर्जित करते हैं।
तो ये रहे आपके CF2Cl2, ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों से विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक और साथ में यहाँ पर CF2 मुक्त मूलक बना लिया। अभी क्या करेगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक जब समताप मंडलीय ओजोन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा क्या होता है, आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लोरीन, ओजोन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और आणविक ऑक्सीजन। क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक पर्यावरणीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधिक क्लोरीन मूलक उत्पन्न करता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर पर्यावरणीय ऑक्सीजन, इसके साथ में आपके क्लोरीन, फिर से अगला फिर ऑक्सीजन गैस। क्लोरीन मूलक लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं एवं ओजोन का विखंडित करते हैं। इस प्रकार CFC वायुमंडल समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले एवं ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक हैं। हम पढ़ेंगे ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र क्या है, कि 1980 में क्या हुआ था, वैज्ञानिक अंटार्कटिका के ऊपर कार्य कर रहे थे। तो सन 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है, के बारे में बताया। ये पाया गया कि क्या पाया गया, देखिए कि वहाँ पर कि ओजोन में एक छेद हो गया, जिससे क्या होता है, जो यूवी किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर आ रही हैं। ये पाया गया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी है। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया नंबर 4 ये वाली, ClO प्लस NO2 ClO NO2 एवं क्लोरीन परमाणुओं अभिक्रिया नंबर 5 से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। ये रही अभिक्रिया नंबर 5, क्लोरीन प्लस मेथेन CH3 प्लस HCl, जो क्या करता है, ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। जबकि सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जैसे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिस पर बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट, अभिक्रिया नंबर 4 ये रही ClONO। अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिस पर बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट, अभिक्रिया 4 जलयोजित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। तो अभिक्रिया नंबर 6 क्लोरीन नाइट्रेट जलयोजित होकर के हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, साथ में नाइट्रिक अम्ल। तो क्या होता है जी, ये बनाता है, तो अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके ये आणविक क्लोरीन देता है। फिर देखिए क्या करता है, ये आणविक क्लोरीन देता है, देखिए ये रहा क्लोरीन और साथ में नाइट्रिक अम्ल। तो बसंत में अंटार्कटिका पर जब सूर्य का प्रकाश लौटता है, तब सूर्य की गर्मी बादलों को विखंडित कर देती है। तो देखिए बसंत में वापस से सूर्य का प्रकाश अंटार्कटिका पर लौट गया। उसके बाद क्या हुआ कि HOCl तथा क्लोरीन सूर्य प्रकाश सब घटित हो जाते हैं। अभिक्रिया नंबर 7 तथा 9 ये रही आपके 7 HOCl सूर्य के प्रकाश और क्लोरीन भी क्या हो गई, अपघटित हो गई, 7 और 9, 8 और 9। जैसा पूर्व में बताया गया कि उनकी उत्पन्न क्लोरीन मूलक ओजोन क्षय के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ओजोन परत के क्षय के प्रभाव क्या क्या होते हैं, अब आप ये जानेंगे। देखिए ओजोन परत के जो क्षय होता है उससे बहुत अधिक नुकसान है हमको। ये ओजोन परत के क्षय के साथ अधिक पराबैंगनी विकिरण सौरमंडल में शनित होते हैं। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का जीर्णन, मोतियाबिंद, सनबर्न, त्वचा कैंसर, कई पादप प्लवकों की मृत्यु, मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि होते हैं। यह भी देखा गया है कि पौधों के प्रोटीन पराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन होता है। इससे पत्तियों के रंध्र से जल वाष्प का, मतलब जल का वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की नमी कम हो जाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण रंगों एवं रेशों को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं। जल प्रदूषण, इसके बाद हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। हमने वायु प्रदूषण पढ़ लिया, अब आ रहे हैं जल प्रदूषण पर। जल प्रदूषण क्या है कि जीवन के लिए जल अनिवार्य है। हम जल को साधारणतया शुद्ध मानते हैं, परंतु हमें जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। जल का प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से शुरू होता है। विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से प्रदूषण सतह या भूमि जल तक जाता है। प्रदूषण के स्वज्ञात स्रोत या स्थानों को बिंदु स्रोत कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए। उदाहरण के लिए नगर पालिका का पाइप या औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन पाइप, जहाँ से प्रदूषक जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं। प्रदूषण के अबिंदु स्रोत भी हैं, जहाँ प्रदूषण का स्रोत आसानी से ज्ञात ना हो। तो देखिए जहाँ से पहचाना ना जा सके आसानी से, वो होते हैं आपके अबिंदु स्रोत। उदाहरणार्थ कृषि अपशिष्ट, खेतों, जानवरों एवं कृषि भूमि से अम्ल वर्षा, तीव्र जल निकासी, गलियों, उद्यानों, लॉन आदि। सारणी 14.1 में जल के मुख्य प्रदूषण तथा उनके स्रोत दर्शाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या है। जल प्रदूषण के कारण रोगजनक सबसे ज़्यादा, देखिए रोगजनक कारण क्या है, सबसे ज़्यादा गंभीर जल प्रदूषण रोगों के कारकों को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनकों में जीवाणु एवं अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवेज एवं पशु अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। मानव अपशिष्ट में एशेरिकिया कोली और स्टेप्टोकोकस पैकेलेस आदि जीवाणु होते हैं जो जठर तंत्र बीमारियों के लिए कारण होते हैं। अब कार्बनिक अपशिष्ट, देखिए अन्य मुख्य जल प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ जैसे पत्तियां, घास, कूड़ा करकट आदि हैं, वे जल को प्रदूषित करते हैं। जल में पादप प्लवकों की अधिकता
कि बढ़ोतरी भी जल प्रदूषण का एक कारण है। बैक्टीरिया की वृहत संख्या जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है। ये जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होती है, सीमित होती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm तक हो सकती है, जबकि वायु में ये करीब 2 लाख ppm है। यही कारण है कि जल में कार्बनिक पदार्थ के अपघटित होने की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें ऑक्सीजन का क्षय कर सकती है। जल में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे हो जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है। और जल में ऑक्सीजन या तो वातावरण या कई जलीय पौधों द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है, या फिर रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, परंतु पौधे श्वसन करते रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी उपयोग में ली जाती है। यदि जल में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो क्या होगा, देखिए, तो उपलब्ध सारी ऑक्सीजन उपभोगित हो जाएगी। यदि जल में क्या है, बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो उपलब्ध सारी ऑक्सीजन उपभोगित हो जाएगी। इसका परिणाम क्या है कि ऑक्सीजन आश्रित जलीय जीवन की मृत्यु है। इस प्रकार अवायु जीवाणु, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बनिक अपशिष्ट का विखंडन आरंभ कर देते हैं एवं इससे दूषित गंध वाले रसायन उत्पन्न होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले जीवाणु इन अकार्बनिक अपशिष्टों का विघटन करके जल को ऑक्सीजन रहित कर देते हैं। अतः जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको आप इंग्लिश में बीओडी कहते हैं, इसको कहा जाता है, बीओडी कहा जाता है। अतः जल में बीओडी की मात्रा कार्बनिक पदार्थों को जैवीय रूप से विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी। स्वच्छ जल की बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है। यहाँ से जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आ चुका है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में ये 17 ppm या उससे अधिक होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है जेईई मेन में कि एक जल की बीओडी का मान इतना है, तो बताइए वो स्वच्छ होगा या प्रदूषित होगा, अत्यंत प्रदूषित होगा, उस टाइप से आया है। इसके बाद है अगला कि रासायनिक प्रदूषक। रासायनिक प्रदूषक क्या होते हैं, हम जानते हैं कि जल एक अच्छा विलायक है। जल में विलेय अकार्बनिक रसायन जिनमें भारी धातु जैसे कि कैडमियम, मरकरी, निकेल आदि शामिल हैं, महत्वपूर्ण प्रदूषकों में आते हैं। ये सभी धातुएं हमारे लिए हानिकारक हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हें विसर्जित नहीं कर सकता है। समय के साथ इनकी मात्रा स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली जाती है। तब ये प्रदूषक धातुओं, वृक्कों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों, लीवर आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। खदानों के सीवेज से प्राप्त अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लवण, जिसमें ठंडे मौसम में एवं बर्फ को पिघलाने वाले लवण, सोडियम एवं कैल्शियम क्लोराइड शामिल है, जल में क्या है, विलेय प्रदूषक है। दूषित जल में पाए जाने वाले अन्य समूह कार्बनिक रसायन को क्या क्या है, देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे समुद्रों एवं बड़े तेल भाप जल के कई स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। दूसरे गंभीर प्रभाव वाले कार्बनिक यौगिकों में कीटनाशक हैं जो स्प्रे द्वारा के औद्योगिक रसायन जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल PCBs जो विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अपमार्जक एवं उर्वरक भी जल प्रदूषकों में आते हैं। देखिए, तो अपमार्जक एवं उर्वरक भी जल प्रदूषकों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। PCBs संभाव्यतः कैंसरजन्य है। आजकल उपलब्ध अधिकांश अपमार्जक जैव अपघटनीय है, फिर भी इनका उपयोग अन्य समस्याएं उत्पन्न करता है। अपघटित करने वाले जीवाणु इन अपमार्जकों से भोजन प्राप्त करके तेजी से बढ़ते हैं। बढ़ोतरी करने से वे जल में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन के अन्य रूप जैसे मछलियां एवं पौधे मर सकते हैं। उर्वरकों में फॉस्फेट यौगिक के रूप में होते हैं। जल में फॉस्फेट का योग शैवाल की बढ़ोतरी को सहयोग करता है। शैवाल की प्रचुर कम हो जाती है, फलतः अवायवीय परिस्थितियां उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा हो जाती है एवं जलीय जंतुओं की मृत्यु का कारण बनती है। इस प्रकार यह पुष्पकुंजग्रस्त जल अन्य जीवों की वृद्धि को रोकता है। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जल के अंतर्राष्ट्रीय मानक, देखिए, जल के अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, देखिए, यह है कि पेयजल के अंतर्राष्ट्रीय मानक जो कि आपके क्या पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिनका पालन होना चाहिए, वो नीचे दिए जा रहे हैं। फ्लोराइड कितना होना चाहिए, फ्लोराइड, तो देखिए, फ्लोराइड आयन की सांद्रता के लिए पेयजल का परीक्षण होना चाहिए। इसकी कमी मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये कई बीमारियों जैसे दंत क्षय आदि का कारण बनती है। अधिकांश पेयजल में ब्लेसील फ्लोराइड मिलाया जाता है।
जिसकी सांद्रता 1 ppm अथवा 1 मिली पर डेसीमीटर हो जाए। फ्लोराइड आयन दांतों के इनेमल सतह में हाइड्रोक्सी एपेटाइट Ca3PO4 का होल 6 डॉट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फ्लोरोएपेटाइट ट्राइसॉप Ca3PO4 का 22 डॉट CF2 में परिवर्तित करके कड़ा कर देता है। यहाँ से जेईई मेन 2018 में प्रश्न आया था, ये बात आप याद रख लीजिए। यद्यपि फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 2 ppm से अधिक की सांद्रता दांतों के भूरे कार्बोरेंडन की मोल्टिंग उत्पन्न करती है, साथ ही फ्लोराइड का आधिक्य 10 ppm से अधिक हड्डियों एवं दांतों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जैसा राजस्थान के कुछ भागों में देखा गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेड के बारे में। लेड, जब जल परिवहन के लिए लेड पाइपों का उपयोग किया जाता है तब जल लेड से दूषित हो जाता है। पीने के जल में लेड की निर्धारित ऊपरी सीमा लगभग 50 ppb है। लेड किडनी, लीवर एवं पुनरुत्पादन तंत्र को हानि पहुंचा सकता है। सल्फेट, अब सल्फेट के बारे में जानेंगे। पेयजल में सल्फेट का आधिक्य 7500 ppm विरेचक का कारण हो सकता है। संतुलित स्तर पर रहने की दशा में सल्फेट हानि रहित है। नाइट्रेट, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? देखिए 50 ppm है। उसमें नाइट्रेट आधिक्य में होने पर क्या हो जाता है? मैथमोग्लूबिनेमिया 50 ppm में, इससे नाइट्रेट आधिक्य में होने पर मैथमोग्लूबिनेमिया, जिसको आप ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, वो रोग हो जाता है। और कुछ अन्य धातु हैं जिनकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पर नीचे दी गई है, तो देख सकते हैं आप। यहाँ से जेईई मेन में, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद करना है आपको पूरी सारणी को। आयरन होना चाहिए 0.2, मैग्नीज होना चाहिए 0.05, एल्यूमिनियम होना चाहिए 0.2, कॉपर होना चाहिए 3, जिंक होना चाहिए 5 और कैडमियम होना चाहिए 0.005। यह अधिकतम सांद्रता है जो जल में हो सकती है, ppm अथवा मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। क्रियाकलाप 2 में क्या पूछा गया आपसे? देखिए कि आप स्थानीय जल स्रोतों का निरीक्षण कर सकते हैं कि नदी, झील, हौद, तालाब आदि का पानी अप्रदूषित, आंशिक प्रदूषित, सामान्य प्रदूषित अथवा बुरी तरह प्रदूषित है। जल को देखकर या उसकी पीएच जांच कर इसे देखा जा सकता है। निकट के शहरी या औद्योगिक स्थल जहां से प्रदूषण उत्पन्न होता है, इसे नाम का उल्लेख करें। इसकी सूचना सरकार द्वारा प्रदूषण मापन के लिए गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय को दें तथा समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। आप इसे मीडिया को भी बता सकते हैं। नदी, तालाब, जलधारा या जलाशय में घरेलू अथवा औद्योगिक अपशिष्ट को सीधे नहीं डालें। बगीचों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट का प्रयोग करें। DDT, मेलियाथोन आदि कीटनाशी के प्रयोग से परहेज करें तथा यथासंभव नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग कीटनाशी के रूप में करें। अपनी घरेलू पानी की टंकी में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की कुछ क्रिस्टल अथवा ब्लीचिंग पाउडर की क्या करें, थोड़ी मात्रा डालें। अब हमने क्या किया? देखिए वायु प्रदूषण पढ़ लिया, जल प्रदूषण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण। भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है जहाँ कृषि, मत्स्य एवं पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। अकाल के समय के लिए अधिशेष उत्पादन का भंडारण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भंडारण की अवधि में होने वाली खाद्य सामग्री की हानि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्या आपने कभी कीट, कृंतक, अपतव्रण तथा फसलों की बीमारियों के द्वारा फसलों एवं खाद्य पदार्थों की होने वाली क्षति देखी है? हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं? फसलों के बचाव के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ कीटनाशी एवं पीड़कनाशी से आप परिचित हैं। ये कीटनाशी, पीड़कनाशी तथा शाकनाशी मृदा प्रदूषण के कारण है, अतः इनके विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे पीड़कनाशी क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पीड़कनाशी क्या है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनेक रसायनों जैसे निकोटीन फसल के साथ खेत में तंबाकू के पौधे उगाकर का प्रयोग करके अनेक फसलों के लिए पीड़क नियंत्रक पदार्थ के रूप में किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया तथा अन्य कीट जनित रोगों के नियंत्रण में DDT क्या था, बहुत महत्वपूर्ण यौगिक पाया गया। इसलिए युद्ध के पश्चात DDT का उपयोग कृषि में कीट, शैनडेट, खरपतवार तथा फसलों के अनेक रोगों के नियंत्रण के रूप में किया जाने लगा। हालांकि प्रतिकूल प्रभावों के कारण इसका प्रयोग भारत में प्रतिबंधित हो गया है। तो DDT के बहुत नुकसान, इसकी वजह से इसको बैन कर दिया है। तो पीड़कनाशी मूल रूप से संश्लेषित क्या है? संश्लेषित विषैले रसायन है जो पारिस्थितिकी की प्रतिघाती भी है। समान पीड़कनाशी के प्रयोग से कीटों में पीड़कनाशियों के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है जो पीड़कनाशी को प्रभावहीन बनाती है। इसलिए DDT के प्रति प्रतिरोधकता में वृद्धि होने लगी। अन्य जीव विष जैसे एल्ड्रीन तथा डाईएल्ड्रीन पीड़कनाशी उद्योग द्वारा बाजार में लाए गए। अधिकांश कार्बनिक जीव विष जल में अवैध तथा अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ये उच्च प्रभाव वाले जीव विष भोजन श्रृंखला द्वारा निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक स्थानांतरित होते हैं। चित्र 14.3। समय के साथ साथ उच्च प्राणियों में जीव विषों की सांद्रता इस स्तर तक बढ़ जाती है कि उपापचयी तथा शरीर क्रियात्मक व्यवस्था का कारण बन जाती है।
उच्च स्थायित्व वाले क्लोरीनीकृत कार्बनिक जीव विष के प्रत्युत्तर में निम्न स्थायित्व वाले अत्यधिक जैव निम्नीकरणीय उत्पाद जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स तथा कार्बामेट्स को बाजार में लाया गया। परंतु ये रसायन गंभीर स्नायु जीव विष हैं, अतः ये मानव के लिए अधिक हानिकारक हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं दर्ज हुई जिससे खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु का कारण कुछ पीड़कनाशी रहे हैं। कीट भी इन कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं। पीड़कनाशी उद्योग नए कीटनाशकों को विकसित करने में व्यस्त हैं, परंतु हमें सोचना पड़ेगा कि पीड़कों को के खतरे से निपटने का क्या यही एक साधन रह गया है कि हम हमेशा जो आप पीड़कनाशी बनाते रहेंगे और उसको क्या करेंगे, विकसित करते रहेंगे। तो देखिए किस प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक पोषी स्तर पर जो प्रदूषक है वो 10 गुना सांद्रित हो जाता है। आणविक स्तर पर क्या होता है, उससे जलीय पौधों को छोटी मछली खाती है, उसको बड़ी मछली खाती है, उसको और बड़ी मछली, फिर सबसे बड़ी मछली, फिर उस बड़ी मछली को भी मानव खाता है। तो मानव के पास तो सबसे अधिक क्या हो जाता है, मानव के शरीर में सबसे अधिक जो प्रदूषक पदार्थ हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए आगे बोला गया है कि इन दिनों पीड़कनाशी उद्योग ने अपना ध्यान, देखिए क्या है, शाकनाशी जैसे सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम आर्सेनेट Na3ASO3 आदि की ओर मोड़ा है। गत शताब्दी के पूर्वार्ध में यांत्रिक से रासायनिक अपतरण नियंत्रक की ओर किए गए विस्थापन के कारण उद्योग को समृद्ध आर्थिक बाजार उपलब्ध हुआ है, परंतु हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं, परंतु ये कार्बोक्लोराइड्स के समान स्थायी नहीं होते। ये रसायन कुछ ही माह में अपघटित हो जाते हैं। कार्बोक्लोराइड की भांति भी ये पोषी स्तर पर सांद्रित हो जाते हैं। मानव में जन्मजात कमियों का कारण कुछ शाकनाशी हैं। ये पाया गया कि मक्का के खेत जिनमें शाकनाशी का छिड़काव किया गया है वो कीटों के आक्रमण के तथा पादप रोगों के प्रति उन खेतों से अधिक सुग्राही होते हैं जिनकी निराई हाथों से की जाती है। पीड़कनाशी तथा शाकनाशी व्यापक रूप से फैले रासायनिक प्रदूषण के छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के औद्योगिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में निरंतर प्रयुक्त में होने वाले यौगिक अंततः किसी न किसी रूप से वायुमंडल में मुक्त होते रहते हैं। इसके बाद आपका आएगा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट का जैव अपघटनी तथा जैव अनअपघटनी ठोसों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैव अपघटनी तो आप जानते हैं कौन होते हैं, जिनका क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनका अपघटन कर सकते हैं। तो जैव अपघटनी अपशिष्ट सूत की मिलों का संसाधन इकाइयों, कागज की मिलों तथा वस्त्र उद्योगों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जो उड़न राख उत्पन्न करते हैं तथा लोहा एवं स्टील संयंत्र जो बात्या भट्टी धातुमल तथा स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं के द्वारा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक तथा कॉपर के उत्पादन उद्योग जो पंख तथा पचूड़न मड एंड टेलिंग उत्पन्न करते हैं। उर्वरक उद्योग जिप्सम का उत्पादन करता है। धातु रसायन, दवा, फार्मेसी, रंजक, पीड़कनाशी, रबर आदि से संबंधित उद्योग ज्वलनशील, मिश्रित, विस्फोटक या उच्च क्रियाशील पदार्थ का उत्पादन करते हैं। यदि जैव अनपघटनीय औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाए तो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अभिनव परिवर्तनों के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के विभिन्न उपयोग खोज निकाले गए हैं। आजकल स्टील उद्योग से उत्पन्न फ्लाई ऐश तथा धातुमल का उपयोग सीमेंट उद्योग में होने लगा है। भारी मात्रा में विषैले अपशिष्टों को सामान्यतः नियंत्रित भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है, जबकि कम मात्रा में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। परंतु ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन यदि ढंग से न किया जाए तो ये भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब ठोस अपशिष्ट पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं आप देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। इस एकक में वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं औद्योगिक प्रदूषण के अध्ययन के पश्चात अब आप पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस करने लगे होंगे। आप अपने समीप के पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में उपरोक्त प्रदूषणों के नियंत्रण के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं या क्रियाकलाप कर सकते हैं, इस बारे में विचार करें। यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों के संबंध में एक विचार रखा जा रहा है। अपशिष्ट का प्रबंधन, देखिए ठोस अपशिष्ट केवल वही नहीं है जो आप अपने कचरादान में देखते हैं। बेकार घरेलू वस्तुओं के अतिरिक्त भी अनेक अपशिष्ट हैं, जैसे चिकित्सकीय अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट एवं खनिज अपशिष्ट। पर्यावरण के निम्नीकरण का एक मुख्य कारण अपशिष्टों का अनुपयुक्त विधि से किया गया निस्तारण है, इसलिए अपशिष्ट का प्रबंधन परम आवश्यक है। तो अपशिष्टों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, देखिए आपने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान अथवा क्लीन इंडिया मिशन के बारे में आपको पता होगा, ज्ञात होगा। तो ये उसका लोगो है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत का प्रतीक चिन्ह। स्वच्छ भारत अभियान को बड़ी छत्र छाया में 2 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। ये हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU यानी कि अर्बन, तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG ग्रामीण।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2019 तक सब प्रकार से स्वच्छ, स्वस्थ तथा खुले में शौच से मुक्त कर ग्रामीण जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यदि आपने स्वच्छ भारत मिशन में भाग लिया हो तो अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखिए। तो आपको क्या करना है, व्यक्तिगत अनुभव लिखनी है कि आप अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर होती है, इसमें लेड नहीं होता तथा इसे हरित ईंधन कहते हैं, ग्रीन फ्यूल कहते हैं। रसायन एवं वस्त्र उद्योग में किए गए आधुनिक विकास के कारण अब पुनः चक्रित प्लास्टिक से वस्त्र बनाए जाएंगे। ये जल्द ही विश्व के वस्त्र बाजार में उपलब्ध होंगे। हमारे देश में शहरों तथा कस्बों को बिजली की भीषण कटौती का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ सड़ते हुए अपशिष्ट के ढेर भी हम देख सकते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अब इन दोनों समस्याओं से एक साथ छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? कि आजकल एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिससे कचरे से विद्युत का उत्पादन होता है। एक प्रायोगिक संयंत्र लगाया गया है जिससे कचरे से लौह धातु को अलग करके प्लास्टिक, कांच, कागज आदि को पानी में मिलाया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा इनका संवर्धन कल्चर करके मेथेन बनाते हैं, जिसे सामान्यतः बायोगैस के नाम से जाना जाता है। बायोगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है तथा शेष उत्पाद खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से आप कचरे से क्या कर सकते हैं, आप बिजली बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो कदम है हमको मिला है। इसके बाद आप देखेंगे एकत्रण तथा निस्तारण, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। घरेलू अपशिष्टों को छोटे पात्रों में एकत्रित करते हैं जिसे सार्वजनिक कचरा पात्रों में डाल दिया जाता है। इन सामुदायिक पात्रों में से इसे इकट्ठा करके निस्तारण स्थल, डंपिंग प्लेस तक पहुंचाया जाता है। निस्तारण स्थल पर कचरे को इकट्ठा करके इसे जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों तथा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में छांटकर पृथक कर लिया जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, चीलन आदि को पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को खुले मैदान में मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाता है। यदि अपशिष्ट को कचरा पात्रों में इकट्ठा नहीं करें तो वह नालियों में चला जाता है। इसमें से कुछ मवेशियों द्वारा खा लिया जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों जैसे कि पॉलीथीन की थैलियों, धातु की चीलन आदि नालियों को रुद्ध कर देती हैं एवं असुविधा उत्पन्न करती हैं। देखिए, पॉलीथीन की थैलियां यदि जंतुओं द्वारा निगल ली जाएं तो उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए सामान्य व्यवहार में सभी घरेलू अपशिष्ट सही तरीके से एकत्र करके इनका निस्तारण करना चाहिए। घटिया प्रबंधन से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे भूमि के जल के प्रदूषण के कारण महामारियां फैलती हैं। यह संभवतः उन लोगों के लिए अधिक हानिकारक है जो इस अपशिष्ट के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे कि पुराना सामान तथा कचरा इकट्ठा करने वाले और वे कर्मचारी जो अपशिष्ट के निस्तार के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ये वे व्यक्ति हैं जो अपशिष्ट के को दस्तानों या जलरोधी जूतों को पहने बिना स्पर्श करते हैं। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास उनको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होते और गैस मास्क का उपयोग भी नहीं करते हैं। देखिए क्या करते हैं, ना तो वो जलरोधी जूते पहनते हैं, ना दस्ताने लेते हैं, ना ही गैस मास्क का उपयोग करते हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, सोचिए। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इसका परिचय क्या है। तो हम पढ़ेंगे हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे परिचय। यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में 20वीं सदी के अंत तक यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में 20वीं सदी के अंत तक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग तथा कृषि के उन्नत तरीकों का प्रयोग करके अच्छी किस्म के बीजों, सिंचाई आदि के खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। परंतु मृदा के अधिक शोषण एवं उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु की गुणवत्ता घटी है। समस्या का समाधान प्रारंभ हो चुके प्रक्रम को रोकना नहीं बल्कि उन तरीकों को खोजना है जो वातावरण के बिगड़ने को रोक सकें। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिस पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके हरित रसायन कहलाता है। हरित रसायन क्या होता है, देखिए। तो हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या खराबी लाए। एक प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले से उत्पादों को यदि लाभप्रद तरीकों से उपयोग में नहीं लिया जाए तो वे पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होते हैं। ऐसे प्रक्रम न सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक हैं बल्कि महंगे भी हैं। उत्पाद, अपव्यय एवं इसका विसर्जन दोनों ही वित्तीय रूप से खराब हैं। देखिए, ये इसकी परिभाषा है कि विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए उपयोग में लाना ही हरित रसायन का आधार है। क्या आपने हरित रसायन का विचार ग्रहण किया है? यह भली भांति ज्ञात है कि कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि अत्यधिक विषैले हैं। इनका प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए।
जैसा आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की सीमा ताप, दाब, उत्प्रेरक के उपयोग आदि भौतिक मापदंड पर निर्भर करती है। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण माध्यम में पूर्णतः पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण उत्पाद में बदल जाए तो पर्यावरण में कोई रासायनिक प्रदूषक नहीं होगा। संश्लेषण के दौरान प्रारंभिक पदार्थ का चयन करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए ताकि जब भी वह अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो तो अपशिष्ट उत्पन्न ना हो। यह संश्लेषण के दौरान अनुकूल परिस्थितियों को अर्जित करके किया जाता है। देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इसे संश्लेषित अभिक्रियाओं में माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाना वांछित है। जल सस्ता है, ज्वलनशील तथा अकैंसरजन्य प्रभाव वाला माध्यम है। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वो कौन कौन को मिला था? हरित रसायनों को नोबेल पुरस्कार। देखिए इनको, देखिए साइंटिस्ट ने जो अमेरिकन, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक थे आपके येज चाउविन, ये रहे येज चाउविन। एक थे आपके रॉबर्ट एच ग्रुप्स और एक थे रिचर्ड आर श्रॉक। तो इनके लिए इन्होंने एक जो विधि बनाई थी मेटाथेसिस विधि, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए क्या है कि ये चाउमिन इंस्टीट्यूट, फ्रैंक्स डू पेटोले, र्यूनल मेल्समेसन, फ्रांस रॉबर्ट एच ग्रुप्स, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक, पासाडोना सीए यूएसए तथा रिचर्ड आर श्रॉक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको आप एमआईटी कहते हैं, कैम्ब्रिज यूएसए ने नए रसायनों के निर्माण तथा हानिकारक अपशिष्ट, जिसमें हानिकारक अपशिष्ट कम होते हैं, पर कार्य करने के लिए सन 2005 का नोबेल पुरस्कार पाया है। तीनों ने कार्बनिक संश्लेषण की स्थानांतरण विधि मेटाथेसिस विधि के लिए पुरस्कार पाया। इसमें अणु के अंदर परमाणु समूह पुनर्व्यवस्थित होते हैं। देखिए, रॉयल स्वीडिश अकादमी ने इसकी तुलना ऐसे नृत्य से की है जिसमें युगल अपना जोड़ीदार बदलते हैं। मेटाथेसिस का जबरदस्त वाणिज्यिक उपयोग औषधि, जैव तकनीक एवं खाद्य उद्योग में इसका उपयोग पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण बहुलकों के क्रांतिकारी विकास में भी होता है। यह हरित रसायन के एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व कुशल उत्पादन द्वारा हानिकारक अपशिष्टों को कम किया जाता है। मेटाथेसिस इस बात का उदाहरण है कि मूल विज्ञान का उपयोग मनुष्य समाज एवं पर्यावरण के लाभ के लिए कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में हरित रसायन किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। देखिए, कपड़ों की निर्जल धुलाई में टेट्राक्लोरोएथीन, देखिए इसका सूत्र है Cl2C डबल बॉन्ड CCl2 का उपयोग प्रारंभ में निर्जल धुलाई के लिए ब्लैक के रूप में किया जाता था। यह यौगिक भूजल को प्रदूषित कर देता है। यह एक संभावित कैंसरजन्य भी है। तो धुलाई की प्रक्रिया में इस यौगिक का द्रव कार्बन डाइऑक्साइड एवं उपयुक्त अपमार्जक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हैलोजनीकृत विलायक का द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिस्थापन भूजल के लिए कम हानिकारक है। आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है, जिसका परिणाम तो अच्छे निकलते ही हैं और साथ में जल का भी उपयोग कम होता है। अब पेपर का विरंजन, देखिए कागज का विरंजन कैसे करते हैं। पूर्व में पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस उपयोग में आती थी। आजकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो विरंजन क्रिया की दर को बढ़ाता है, उपयोग में लाया जाता है। अब रसायनों का संश्लेषण कैसे किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। देखिए, औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों एवं जलीय माध्यम की उपस्थिति में करवाया जाए तो लगभग 90% एथेनॉल प्राप्त होती है। एथीन प्लस ऑक्सीजन उत्प्रेरक आ जाएंगे पैलेडियम और कॉपर जल में, जिससे आपको प्राप्त होगा एथेनॉल। संक्षेप में, हरित रसायन एक कम लागत का उपागम है जो कम पदार्थ, ऊर्जा उपभोग एवं अपशिष्ट जनन से संबंधित है। गंदले जल को स्वच्छ करने का हरित उपाय। देखिए, म्युनिसिपैलिटी एवं उद्योगों के अपशिष्ट जल को स्वच्छ करने के लिए इमली के बीजों का चूर्ण एक प्रभावी समस्या पाई गई है। ये सस्ता जैव निम्नीकृत हो सकता है। ये चूर्ण सामान्यतः कृषि अपशिष्टों की तरह फेंक दिया जाता है। आजकल ऐसे जल को स्वच्छ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ये पाया गया है कि फिटकरी विषैले आयनों की वृद्धि कर देती है तथा बीमारी का कारण बनती है। अब इसके बारे में सोचिए, मानव होने के नाते पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो इसके बारे में हमको सोचना होगा। तो देखिए, किसी मानव द्वारा दी गई धारणाएं मानव जीवन तथा पर्यावरण स्तर को उच्च बनाने में योगदान करती हैं। आपके बगीचे अथवा घर की किसी जगह को कंपोस्ट टिन का डिब्बा होना चाहिए। इसका प्रयोग पौधों के लिए खाद बनाने के कार्य में करना चाहिए ताकि उर्वरकों का प्रयोग कम करना पड़े। हमें बाजार से फल, सब्जी तथा परचूनी का सामान एवं अन्य वस्तुएं खरीदते समय कपड़ों के थैले का उपयोग करके प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से बचना चाहिए। आप देखिए कि आपके क्षेत्र में पुराने समाचार पत्रों, कांच, एल्यूमिनियम तथा अन्य सभी वस्तुओं का पुनर्चक्रीकरण हो रहा है अथवा नहीं। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए हमें ऐसे विक्रेताओं को पहचान करने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। हमें यह जानना चाहिए कि प्रत्येक समस्या का निवारण नहीं हो सकता, किंतु हम अपना ध्यान उन पहलुओं पर केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से महसूस कर सकें। इसके लिए कुछ कर सके, जो कुछ भी हम कहते हैं उस पर भी अमल करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि पर्यावरणीय संरक्षण सदैव हमसे ही प्रारंभ होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो पर्यावरणीय रसायन नाम का चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हो सके इतना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।